हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे चेंज करें। उस एक ही सेंटेंस को हम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो सब कुछ होता है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब की वजह से होता है। अब जैसे यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे आर बीइंग सेंट। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है? और इसमें ये जो टेंस बना है, यानी कि मान लो ये चाहे प्रेजेंट का हो, ठीक है, या फिर पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो, ये किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का हमें पता कैसे चलेगा इस सेंटेंस को देखकर कि भैया ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है? चलो, अगर हमें पता भी चल गया तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? तो इसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चेंज हुआ किसकी वजह से है। ये चेंज होता है टेंस जो है आपका, ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये आपकी क्या है? आर आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है किसी भी सेंटेंस का टेंस कि वो कब का है, किस समय का है। और उसको यदि हमें चेंज करना है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये भी कि ये क्या बताना चाहता है, ये कंटिन्यूटी को दिखाना चाहता है, काम खत्म हो गया है ये दिखाना चाहता है, ये सब कुछ भी आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बताती है। तो चलिए हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए तीनों टेंसेज में अलग अलग होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यदि आपको इजएमआर कहीं पर दिखता है, तो इजएमआर का मतलब क्या होता है? इजएमआर को जो हम टेंसेज में इस्तेमाल करते हैं तो ये कंटिन्यूटी को दिखाने के काम आते हैं। किसकी कंटिन्यूटी? प्रेजेंट की। और वहां पर इसका मतलब होता है कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम लगातार चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं तो इनका मतलब होता है कि कोई काम प्रेजेंट तक या तो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे काम खत्म हो या शुरू हो, आप हैज हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। एक बात और, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जो इज एम आर है इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, और जो आपका डू डज है, इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल सेंटेंसेज में नहीं करते। डू डज का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए। अब ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किसके होंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें डू डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यदि आपको इजएमआर तो दिखे लेकिन उसके बाद बीइंग दिखे, BEING, देखिए इजएमआर तो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन यहां पर जो इजएमआर है इसके तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म आएगी। लेकिन यहां पर जो इजएमआर है इसके तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म ना आके ये बीइंग आएगा। जब भी इसके साथ बीइंग आएगा तो ये किसका सेंस देगा? पैसिव वॉइस का सेंस देगा। ये सेंटेंस को पैसिव में लेकर जाएगा और फिर आपको इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से इजएमआर के साथ BEING बीइंग आया है, हैज हैव के साथ भी आपको बिन मिलेगा, BEN बिन। ठीक है, ये भी क्या करेगा? बिन हैज हैव को पैसिव वॉइस में ले जाएगा। और जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हमेशा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अब ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं, इनको इस्तेमाल आपको कहां पर करना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये जो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है ना, HV, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। यहां पर आपको ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इनका इस्तेमाल करना है। फिर इसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब आ जाएगी और आपकी जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो आपके अदर वर्ड्स हैं, वो आपके सेंटेंस में लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको A to Z पूरे इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। अभी ये कोर्स लाइव चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो देखिए आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर ई बुक्स दिख रही होंगी, तो उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जिस तरह से वो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब थी, उस तरह से पास्ट में भी कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनको देखकर हम सेंटेंस में पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है। देखिए कैसे, जैसे कि आपने वॉच वर्ड देखा होगा,
वाज वर का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, और ये किसका सेंटेंस होता है, पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है, जिसमें भी वाज वर आपको दिखाई देगा। पास्ट में यदि कोई काम कंटिन्यूटी में है, हो रहा था उस टाइम पर, तो आप उसे बताने के लिए प्रेजेंट में वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो पढ़ रहा था, इन सब के लिए आपको वाज वर का इस्तेमाल करना है। हेड का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, जब कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया था, कहां पर, पास्ट में। ठीक है, देखिए वाज वर जो होता है इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, और जो हेड है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। ठीक है, अब जैसे डिड है, डिड का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, पास्ट के नेगेटिव और इंटरगेटिव में, लेकिन कहां पर, इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ना आपका, उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। लेकिन जब इसी को नेगेटिव में हम लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस फिर आपको डिड लगाना पड़ता है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव का वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि जहां पर भी डिड दिखे आपके मन में एक ही ख्याल आना चाहिए कि भैया ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, वाजवर के साथ बीइंग दिखे तो पैसिव बन जाएगा, हेड के साथ बिन दिखे तो ये भी पैसिव बन जाएगा। देखिए कोई भी हो, चाहे इजएमआर हो, ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा था, चाहे वाजवर हो, इजएमआर हो या वाजवर हो, इनके बाद जब हम बीइंग लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये पैसिव की तरह सेंस देता है, किसकी तरह, पैसिव की तरह। और जब भी हम हैज, हैव और हैड इनके बाद बिन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बिन, BEEN, तो ये किसकी तरह सेंस देता है, पैसिव की तरह, और इनमें आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इतनी ही है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि एक ही सेंटेंस को कैसे हम अलग अलग भागों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर में सब में आपको विल जरूर मिलेगा, ठीक है, तो विल से आप पहचान सकते हैं कि भैया ये फ्यूचर का है, इसमें आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से समझ लेना। अगर खाली विल आए तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में किसी काम को करेगा। विल के साथ बी आए तो ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को आने वाले समय में कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल हैव का मतलब है काम को कर चुका होगा आने वाले समय में, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट है, ठीक है। और विल हैव बीन का मतलब है किसी समय से काम को कर रहा होगा, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर अपनी जो वीडियो है उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो आपको नीचे दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप उनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम प्रेजेंट में कोई सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सिंपल हो, अब वो प्रेजेंट के किसी भी भाग का हो सकता है, चाहे वो कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, इंडेफिनिट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको ना हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपको डू डज भी लगानी पड़ सकती है, इज एम आर भी, हैज है भी, इसलिए मैंने आपको पीछे बता दिया था, ठीक है। अब देखिए हिंदी में है वह जाता है, क्या है, वह जाता है। अच्छा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह जाता है, ये किसका सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने कैसे बोला, वह जाता है, ही गोज, ही सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और उसमें हमने एस या ईएस लगा दिया है, इसमें कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं है। वह जा रहा है, वह जा रहा है सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज एम आर। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपकी क्या है, गोइंग आपकी वर्ब है, ठीक है। देखिए कोई भी सेंटेंस जब आप बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वह गया है, पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है, पास्ट का, सॉरी वह गया है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिख दिया, उसके बाद परफेक्ट में हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ से हैज लिख दिया, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। वह गया है, ही हैज गॉन, उसे भेजा गया है, वो खुद नहीं गया बल्कि उसे भेजा गया है, मतलब ये किसका सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, तो इसलिए हमें हेड के साथ, सॉरी हैज के साथ बिल लगाने की जरूरत है।
ही हैज बीन सेंट किसका सेंटेंस है? पैसिव का है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, ये भी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी, यहां पर हमने इन तीनों सेंटेंसेज में जो पैसिव नहीं थे गो का ही इस्तेमाल किया, लेकिन देखिए गो की अलग अलग फॉर्म से इस्तेमाल हुई है, कहीं पर गोज, कहीं पर गोइंग, कहीं पर गॉन। क्यों हुआ ऐसे? जबकि सब्जेक्ट तीनों में सेम है, ही। ये हुआ है आपकी हेल्पिंग वर्ब की वजह से। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें लगानी है। अब देखिए, यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनमें हमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाने की जरूरत है। जैसे कि वह नहीं जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, तो हमें डू डज में से लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज की जरूरत पड़ती है। वह नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है मतलब इज एम आर, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट गॉन, उसे नहीं भेजा गया है, ही हैज नॉट बीन सेंट, ही हैज नॉट बीन सेंट, काम किया नहीं जा रहा है, द वर्क इज नॉट बीइंग डन, द वर्क इज नॉट बीइंग डन। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे डू डज, इज एम आर, हैज हैव, इनके बाद आपको नॉट लगाना है बस। अब पास्ट का भी ऐसे ही बनेगा, फ्यूचर का भी आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब जैसे पास्ट में देखिए, पास्ट में हमने ये वाली हेल्पिंग वर्ब देखी थी, है ना। अब देखिए पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं हम उनको कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर सीरियल वाइज लिए हैं, पहले इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, उसके बाद मैंने पैसिव लिए हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज वर या हैड, इनमें से कोई एक आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह गया है, वह गया है, तो हम बोलेंगे ही वाज सेंट, वह गया है तो बोलेंगे ही वेंट, ठीक है। ही वाज सेंट तो आपका उसमें आएगा जब यदि आप उसको पैसिव में लेकर जाओगे। वह गया है, ही वेंट। ऐसा क्यों आया है ही वेंट? क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट के इंडेफिनिट का। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट ही का बन जाएगा वह, और जाने को कहते हैं क्या? गो, है ना। अब ये जो गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म हमारी होती है वेंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही वेंट, वह गया, ठीक है। इस तरह से वह जा रहा था, वह जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है, किसका है? पास्ट के कंटिन्यूअस का है। कैसे बोलेंगे? ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। वह गया था, ही हैड गॉन, उसे भेजा गया था, ही हैड बीन सेंट, काम किया जा रहा था, द वर्क वाज बीइंग डन, द वर्क वाज बीइंग डन। तो इस तरह से आप जो पास्ट के सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। ये जो सारा फंडा होता है ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी सेंटेंस यदि आप बनाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमेशा लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब लगेगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डिसाइड करेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी वर्ब को। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुला हुआ है, ये अपने आप ही लगेगा, इसको कोई डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये बंदी नहीं है बल्कि ये फ्री है। आगे देखिए, यदि हमें पास्ट में नेगेटिव बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए भी वही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो जैसे कि वह नहीं गया तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन, उसे भेजा नहीं गया था, ही हैड नॉट बीन सेंट, ठीक है। और काम नहीं किया जा रहा था, द वर्क वॉज नॉट बीइंग डन, द वर्क वॉज नॉट बीइंग डन। तो इस तरह से आप पास्ट की जो नेगेटिव है उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब में सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, कहीं पर डिड है, कहीं पर वाज है, कहीं पर हैड है, ठीक है, उस तरह से। उसके बाद नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब में नॉट लगा दिया,
और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगानी है। कहीं पर गो है, कहीं पर गोइंग है, कहीं पर गॉन है, ठीक है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कैसे आएगी, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर में हम कैसे सेंटेंसेज बनाएंगे। फ्यूचर में आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो फ्यूचर के जो साधारण सेंटेंसेज होते हैं सिंपल, उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जाएगा, आने वाले समय में जाएगा, तो बोलेंगे ही विल गो, वे फोन खरीदेंगे, दे विल बाय ए फोन। पापा ऑफिस से आएंगे, पापा विल कम फ्रॉम ऑफिस, पापा विल कम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर की जो कंटिन्यूअस है उसको बनाने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, वे फोन खरीद रहे होंगे, दे विल बी बाइंग ए फोन, पापा ऑफिस जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस। ये जितने भी काम है ना, ये आने वाले समय में कंटिन्यूटी में हो रहे होंगे, आने वाले समय में कंटिन्यूटी में हो रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे पहले हमने सेंटेंस देखा था कि ये कौन से टेंस का है। हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल किया गया है इस सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में समझाया था तो क्या बताया था, इजमार का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, प्रेजेंट में। इजमार का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, प्रेजेंट के किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में तो करते हैं, लेकिन इजमार के बाद यदि वर्ब डायरेक्ट आए तो मैंने बताया था वो टेंसेज में काउंट होगा, है ना, टेंस के एक्टिव में। यदि इजमार के बाद बीइंग आए तो वो किस में काउंट होगा, पैसिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये जो सेंड है, सेंड की जो थर्ड फॉर्म है वो सेंट है, क्या है, सेंट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखा हमने सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट लगाया, दे आर बीइंग सेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दे यानी कि उन्हें, ठीक है, उन्हें या फिर वे, उन्हें भेजा जा रहा है या फिर वे भेजे जा रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। ये जो सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, लेकिन पैसिव में है, ठीक है। इसी को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आर है उसकी जगह पर वर लिख दो। और फ्यूचर में यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्यूचर में जो कंटिन्यूटी होती है ना, उसमें सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस वाले को। एक्टिव वाले को तो कर सकते हैं, एक्टिव में तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ विल बी का इस्तेमाल करना है, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और देखते हैं कितने बच्चे उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो ये है आपके लिए सेंटेंस, वह घर जा चुका था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह घर जा चुका था। मैं बच्चे का एक एक का कमेंट में चेक करूंगा कि किसने सही बोला है, किसने सही नहीं लिखा है, किसने सही इसका ट्रांसलेशन किया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।